तो हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुमैन रैक्सीट पर। आज आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था 6 अगस्त की, जो आपकी थर्ड शिफ्ट हुई थी, उसका हम पार्ट 2 लेकर आए हैं आपके लिए। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है आपका, उसको आपने देख लिया होगा। अब आप पार्ट 2 आपके लिए लाए हैं। जो आपके क्वेश्चन रह गए थे वह सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लें। पार्ट 2 है आपका ये 6 अगस्त की थर्ड शिफ्ट का। आपको देख सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतिष्ठित लॉरेंस लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 का पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस थे नोवाक जोकोविच, बी ऑप्शन था जेनिक सिनर, सी ऑप्शन था आपका कार्लोस अल्कराज, और डी ऑप्शन था आपका मोंडो डुप्लांटिस। करेक्ट जो ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्लोस अल्कराज इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर आपका था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को मैड्रिड में आयोजित समारोह में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 चुना गया। उन्होंने अपने शानदार 2025 के सीजन के लिए यह पुरस्कार जीता, जिसमें उन्होंने फ्रेंच ओपन और यूएसए ओपन का खिताब अपने नाम किया था। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस हरित ऊर्जा पहल से संबंधित है। चार ऑप्शंस दिए गए थे आपको। ए ऑप्शन था राष्ट्रीय पवन ऊर्जा मिशन, बी ऑप्शन था रूफटॉप और ऊर्जा पहल, सी ऑप्शन था राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, और डी ऑप्शन था आपका बायोमास पावर कार्यक्रम। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, रूफटॉप सोलर एनर्जी पहल इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी किया। इसको आप देख सकते हैं कि यह योजना घरों की छतों पर सोलर पैनल रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य लक्ष्य 1 करोड़ घरों को कवर करना और उन्हें प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना है। यह योजना नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। यह भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस धातु को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विद्युत अपघटनी परिष्करण द्वारा शुद्ध किया जाता है। चार ऑप्शंस थे आपके। ए एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन था कॉपर, सी ऑप्शन था जिंक, और डी ऑप्शन था आपका कॉपर और जिंक दोनों। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर डी, बोथ कॉपर एंड जिंक, यानी कि कॉपर और जिंक दोनों आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसको हमने एक्सप्लेन भी किया जिससे आपका क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का उपयोग कॉपर, जिंक, निकेल, सिल्वर और गोल्ड जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। ध्यान दें कि यह विकल्प कॉपर और जिंक को अलग अलग हो और केवल यह चुनना हो तो कॉपर को प्राथमिकता दी जाती है। अगर ये बोथ ना होता, ये अगर डी ऑप्शन ना होता तो हम कॉपर को चुनते, क्योंकि कॉपर और जिंक में हम आपको कॉपर को चुनते हैं। लेकिन बोथ था, दोनों था, तो हमने ऑप्शन नंबर डी को चुना है। ये भी आपको याद रखना है, कॉपर को हम पहले प्राथमिकता देते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि जब श्वेत प्रकाश यानी कि व्हाइट लाइट किसी कांच प्रिज्म से गुजरती है तो आपतन किरण और निर्गम किरण के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं। ऑप्शंस थे आपके आपतन कोण, बी ऑप्शन था अपवर्तन कोण, सी ऑप्शन था विचलन कोण, और डी ऑप्शन था आपका परावर्तन कोण। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी, विचलन कोण इसका एकदम करेक्ट आंसर था। एंगल ऑफ डेविएशन इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये भी आपको याद रखना है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने मूल पथ से मुड़ जाती है। आपतित किरण को आगे बढ़ने और निर्गत किरण को पीछे बढ़ने पर उनके बीच लगने वाले कोण को ही विचलन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ढोलक बजाने पर भारी आवाज और सीटी बजाने पर पतली यानी कि क्षीण आवाज क्यों सुनाई देती है। यह पिच के कारण होता है। ये भी आपको याद रखना है। इसके ऑप्शंस दिए गए थे ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड, बी ऑप्शन था ध्वनि की आवृत्ति और आयाम यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड, सी ऑप्शन था ध्वनि का परावर्तन, और डी ऑप्शन था ध्वनि की तीव्रता। इसमें जो आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की आवृत्ति और आयाम इसका एकदम करेक्ट आंसर था। ये भी आपको याद रखना है कि ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। यानी कि अगर पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ पतली होगी और पिच कम होगी तो आवाज़ मोटी होगी। ये आपको याद रखना है। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि तारत्व जो आपकी पिच है, यह भारीपन ध्वनि की आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है। फ्रीक्वेंसी पर आपकी जो पिच है वह
निर्भर करती है। सीटी की आवृत्ति अधिक होती है इसलिए यह तीखी होती है, जबकि ढोलक की आवृत्ति कम होती है। यानी कि अगर पिच कम होगी तो आवाज़ भारी होगी, अगर पिच ज़्यादा होगी तो आवाज़ पतली होगी। यह भी आपको याद रखना है। प्रबलता ध्वनि की आयाम पर निर्भर करती है। ढोलक का आयाम बड़ा होने के कारण इसकी आवाज़ भारी और धीमी महसूस होती है। ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शंस थे आपके आर्याना साबलेंका, बी ऑप्शन था ईगा स्वितेक, सी ऑप्शन था एलेना रायबकीना और डी ऑप्शन था आपका मेडिसिन कीज। जिसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, एलेना रायबाकिना इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है आपका लिए कि कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने रोमांचक 3 सेटों के फाइनल 6-4, 4-6 और 6-4 में आर्याना साबलेंका को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 महिला एकल का खिताब जीता। यह उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। यह भी आपको याद रखना है कि उनके करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम है। यह भी पूछा जा सकता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि कुछ पौधों पौधे लंबे होकर दूसरे पेड़ या सहारे से लिपट जाते हैं। यह गति पौधे के किस गुण के कारण होती है? ऑप्शंस थे आपके ए प्रकाशानुवर्तन, बी ऑप्शन था आपका स्पाशानुवर्तन, सी ऑप्शन था जलानुवर्तन और डी ऑप्शन था आपका गुरुत्वानुवर्तन। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्पानुवर्तन के कारण इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। ये आपको याद रखना है। इसको हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि स्पानुवर्तन का अर्थ है स्पर्श यानी कि टच करना के प्रति पौधे की वृद्धि अनुक्रिया जब मनी प्लांट या मटर जैसे लताओं वाले पौधे किसी सहारे में संपर्क में आते हैं तो स्पर्श करने वाला भाग कम बढ़ता है और बाहरी भाग तेजी से बढ़ता है, जिससे पेड़ सहारे के चारों ओर लिपट जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक तत्व और प्रतीक का जोड़ा गलत है? ऑप्शंस थे आपके ए आर्सेनिक एएस, बी ऑप्शन था कार्बन, सी ऑक्सीजन था ओ और एंटीमनी था ए के। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर डी यानी कि एंटीमनी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। यह जोड़ा गलत है। एंटीमनी ए के नहीं होगा, बल्कि जबकि आर्सेनिक का आपका होता है फॉर्मूला एएस, कार्बन का सी होता है, ऑक्सीजन का ए होता है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन किया है कि एंटीमनी के रासायनिक प्रतीक होता है उसका नाम होता है एसबी। एंटीमनी का जो आपका है वह एसबी से डिनोट करते हैं। एसबी इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है, रासायनिक प्रतीक होता है। जो इसके लैटिन नाम स्टीवियम किसे लिया गया है? इसका विकल्प डी अशुद्ध यानी कि गलत है, जबकि आर्सेनिक को एएस, कार्बन को सी और ऑक्सीजन को ओ के प्रतीक बिल्कुल सही हैं। ये आपको याद रखना है। एंटीमनी का होता है एसबी, इसको आप याद रखना। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि मासिक चक्र के लिए मुख्य रूप से कौन सा ग्रंथि हार्मोन स्रावित करती है? मासिक चक्र के लिए ऑप्शंस थे आपके अग्न्याशय ग्रंथि, बी ऑप्शन था पीयूष ग्रंथि, सी ऑप्शन था थायराइड ग्रंथि और डी ऑप्शन था आपका अंडाशय ग्रंथि। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी पीयूष ग्रंथि इसका एकदम करेक्ट आंसर था। पिट्यूटरी ग्लैंड इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। इसका अंडाशय ग्रंथि भी इसका करेक्ट होगा, लेकिन हमने इसके ऑप्शन सेम हो गए हैं। आपके ऑप्शंस थोड़े अलग थे, बट आपका क्वेश्चन यही पूछा गया था। इसमें मासिक चक्र का नियंत्रण मासिक मस्तिष्क में स्थित पीयूष ग्रंथि द्वारा होता है। एफएसएच जो आपका फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एलएच ल्यूटिनाइटिंग हार्मोन स्रावित करती है। हालांकि अंडाशय में सीधे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स छोड़ता है। ये आपको याद रखना है। अगला जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि शुक्राणु यानी कि स्पर्म वीर नर युग्म रिलीज करता है तो अंडाशय क्या रिलीज करता है? ऑप्शन थे अंडाणु, बी ऑप्शन था केवल हार्मोन्स, सी ऑप्शन था गर्भाशय और डी ऑप्शन था शुक्राणु। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए अंडाशु। अंडाणु इसका एकदम करेक्ट आंसर था, एग रिलीज करता है। ये आपको याद रखना है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया आपके लिए कि अंडाशय मादा जनन अंग है जो मुख्य रूप से मादा युग्मक के रूप में अंडाणु उत्पन्न और रिलीज करता है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि तीरंदाजी विश्व कप 2026 में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोड़ को भारतीय महिला रिजर्व टीम में बेहद रोमांचक फाइनल में मैच में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन थे ए चाइना, बी ऑप्शन था आपका दक्षिण कोरिया, सी ऑप्शन था आपका उज्बेकिस्तान, सॉरी सी ऑप्शन था आपका कोलंबिया और डी ऑप्शन था आपका उज्बेकिस्तान। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी और सॉरी ऑप्शन नंबर ए चाइना इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जिन्होंने जिसमें तीरंदाजी विश्व कप में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम माहोड़ की भारतीय महिला रिकर्व टीम में बेहद रोमांचक फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है चाइना को हराकर। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि संघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप स्टेज के
बेहद रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय तिगड़ी ने मेजबान चीन शूट ऑफ में 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि चांदी तांबे की तुलना में विद्युत का बेहतर चालक है, क्यों? ऑप्शंस थे चांदी में कम मुफ्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बी ऑप्शन था चांदी का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम और मुफ्त इलेक्ट्रॉन अधिक होता है, सी ऑप्शन था चांदी एक सस्ती धातु है, और डी ऑप्शन था आपका चांदी की परमाणु गति नहीं करते। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। चांदी का विद्युत प्रतिरोध सबसे कम और मुक्त इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि सिल्वर जो आपकी चांदी होती है कि परमाणु संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या तांबे की तुलना में अधिक होती है तथा इसका प्रतिरोध यानी कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सबसे कम होता है। इससे विद्युत इलेक्ट्रॉन बिना किसी रुकावट के आसानी से प्रवाहित होते हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि एक विद्यार्थी अपने हाथ में एक भारी बैग लेकर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? ऑप्शंस थे आपके ए धनात्मक, बी ऑप्शन था ऋणात्मक, सी ऑप्शन था शून्य और डी ऑप्शन था आपका अधिकतम यानी कि मैक्सिमम। करेक्ट जो आंसर होगा यानी कि जीरो होगा, शून्य होगा, इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। कोई विद्यार्थी अपने हाथ में एक भारी बैग लेकर खड़ा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा यानी कि जीरो होगा, ये आपको याद रखना है। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, जो विस्थापन होता है, जब विद्यार्थी एक ही जगह खड़ा है तो बैग की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होता, यानी विस्थापन शून्य होता है, यानी कि एस इज इक्वल टू शून्य होगा। सूत्र होता है एफ एस इंटू कॉस थीटा होता है, चूंकि एस शून्य है इसलिए कुल किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर भी आपका जीरो होगा, यानी कि कुल किया गया कार्य भी शून्य होगा। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत अपघटनी विधि में निम्न में से कौन सी धातु का शोधन किया जाता है? ऑप्शन थे आपके ए कॉपर यानी कि तांबा, बी ऑप्शन था सोडियम, सी ऑप्शन था आयरन और डी ऑप्शन था आपका पोटेशियम। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए कॉपर, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कॉपर तांबा इसका एकदम करेक्ट आंसर, जिसका विद्युत अपघटनी विधि से धातु का शोधन किया जाता है। कॉपर इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण का मुख्य रूप से कॉपर, टिन और सिल्वर जैसी धातुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। सोडियम और पोटेशियम अत्यधिक क्रियाशील धातु हैं, इन्हें पिघले हुए इलेक्ट्रोलाइट क्लोराइड के विद्युत अपघटन इलेक्ट्रोलाइसिस द्वारा निष्कासित किया जाता है, परिष्कृत नहीं किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि त्रिकोणीय कांच के प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच का कोण को क्या कहते हैं? ऑप्शन थे ए आपतन कोण, बी ऑप्शन था अपवर्तन कोण, सी ऑप्शन था प्रिज्म कोण और डी ऑप्शन था आपका विचलन कोण। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी प्रिज्म कोण, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। त्रिकोणीय प्रिज्म, जो आपका त्रिकोणीय प्रिज्म होता है कि दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। इसको हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि प्रिज्म कोण इसे आमतौर पर ए दर्शाया जाता है, यह प्रिज्म के दो आवर्तक पार्श्व फलकों के बीच का झुकाव होता है, झुकाव कोण होता है। विचलन कोण जो होता है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच वाले बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं। जो आपका विचलन कोण होता है वह आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहते हैं, और प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को हम प्रिज्म कोण कहते हैं, ये आपको याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोनियम आयन की मात्रा सबसे कम है? ऑप्शन थे आपके ए PH3, बी ऑप्शन था PH5, सी ऑप्शन था PH8 और डी ऑप्शन था PH1। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर सी PH8 इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा, जिसमें H प्लस आयन की संख्या सबसे कम होगी, यानी कि जितना जो क्षारीय होगा उतने उसमें H प्लस आयन उतने ही कम होंगे, जितना अम्लीय होगा उतने ही उसमें H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा होगी, जितना क्षारीय होगा उसमें OH संख्या ज़्यादा होगी, OH नेगेटिव ज़्यादा होगा, कम होगा। अगर वह अम्लीय होगा तो OH नेगेटिव कम होगा, ये आपको याद रखना है। इसी कुछ हमने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि पीएच पैमाने पर पीएच मान और हाइड्रोनियम आयन जो H3O प्लस की सांद्रता में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H3O प्लस। इसलिए जो आपका पीएच मान जितना अधिक होगा हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता उतनी ही कम होगी। विकल्पों में पीएच 8 सबसे अधिक है, इसे हाइड्रोनियम आयन सबसे कम होंगे। जो आपका पीएच यह पीएच मान जो होता है वह अम्लीय और क्षारीय को दर्शाता है। 7 से 7 उदासीन होता है, 7 के ऊपर जितना होगा वह क्षारीय होगा, 7 से कम जितना होगा वह आपका सारा अम्लीय होगा। जितना अम्लीय होगा उसमें H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा क्षारीय होगा उसमें OH नेगेटिव की संख्या ज़्यादा होगी और H प्लस आयन की संख्या कम होगी। अम्लीय में OH नेगेटिव की संख्या कम होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि प्लांट में
टेंड्रिल या आपके प्रतान का किसी सहारे के चारों ओर घूमना या लिपटना किस गति के कारण होता है? ऑप्शन ए प्रकाशानुवर्तन, बी ऑप्शन था स्पानुवर्तन, सी ऑप्शन था गुरुत्वानुवर्तन और डी ऑप्शन था आपका जलानुवर्तन। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। थिग्मोट्रोपिज्म इसका एकदम करेक्ट आंसर था। स्पोनुवर्तन इसका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि पौधे में प्रतान का किसी सहारे के संपर्क में आने पर उसके चारों ओर लिपटना स्पर्श की अनुक्रिया के कारण होता है, जिसे हम स्पानुवर्तन कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि क्वेश्चन था आपका कि एक समान गति से चलने वाले पिंड के लिए किसी विस्थापन समय ग्राफ का आकार कैसा होता है? ऑप्शन थे वक्राकार रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, बी ऑप्शन था समय अक्ष पर झुकी हुई रेखा, सी ऑप्शन था आपका समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा और डी ऑप्शन था आपका परिवलयाकार वक्र। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी, समय अक्ष पर झुकी हुई एक सीधी रेखा आपका एकदम करेक्ट आंसर था। इसी को हमने कुछ एक्सप्लेन भी कर दिया कि एक समान गति में वस्तु एक समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जिसमें उसका वेग नियत रहता है। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग को दर्शाती है, इसलिए नियत वेग को दर्शाने वाला समय ग्राफ अक्ष पर झुकी हुई एक सीधी रेखा होगी। अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में रेपो दर जो आपका रेपो रेट की तय करने वाली समिति कौन सी है? ऑप्शन थे आपके ए वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, बी ऑप्शन था आपका मौद्रिक नीति समिति, सी ऑप्शन था आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग और डी ऑप्शन था आपका प्रतिभूति बाजार नियमित नियामक समिति। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर था। मौद्रिक नीति समिति आपका एकदम करेक्ट आंसर था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीएससी इसका एकदम करेक्ट आंसर था। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति का मुख्य उद्देश्य कार्य देश में बेंचमार्क ब्याज दरों जो आपका रेपो दर, रिजर्व दर आदि को तय करना, ताकि मूल स्थिरता बनी रहे और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। और अगला जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, हम आपके लिए केवल वही क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं। ये आपका सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आपका पहले ही आ चुका है। ये आपको याद रखना, उसको भी आप जरूर देख लेना। इसका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2026 में G20 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में आयोजित होने वाला है? ऑप्शन थे आपके ए वॉशिंगटन डीसी, बी ऑप्शन था आपका मियामी, सी ऑप्शन था न्यूयॉर्क और डी ऑप्शन था का लॉस एंजलिस। करेक्ट जो आंसर था ऑप्शन नंबर बी मियामी इसका एकदम करेक्ट आंसर था, जहां G20 शिखर सम्मेलन संयुक्त राज्य अमेरिका के मियामी शहर में होने वाला है। ये आपको याद रखना है। कुछ हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया कि संयुक्त राज्य अमेरिका 2026 में G20 की अध्यक्षता संभालेगा। मुख्य शिखर सम्मेलन 14 से 15 दिसंबर 2026 को ट्रंप नेशनल डोराट मियामी रिसोर्ट मियामी फ्लोरिडा में आयोजित होना तय हुआ है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। जितने क्वेश्चंस हमें मिले, जितने क्वेश्चंस मिले उसका हमने आपको 100% एनालिसिस किया है। अभी आपके मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन रह गए हैं, वे क्वेश्चन मिल गए हैं। अगर आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत मेहनत लगी। अगर आपको मैथ और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर बताना। हम आपके लिए मैथ और रीजनिंग की एक अलग वीडियो लाएंगे। जो आगे आने वाली शिफ्ट है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।